लालू प्रसाद यादव के सामने जब खड़े रहे तो आप हार गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सामने आप जब जब खड़े रहे रूडी जी, आप तब जीत गए। I have a sense of respect for Lalia, which You no one. have. Yeah, of course. You have. And he also likes me now. Now he likes you, huh? कहे रूडिया बड़ा तंग करेला हमारा, बड़ा तंग करेला। कहाँ से कौन सी अंग्रेजी बोलत सबके उल्टा पड़ा करेला। So he talks like that to me. आपकी एक आध कुछ याद आप हमसे चंद्रशेखर जी की अगर साझा करें, दो यादें ऐसी जो आप मैं अंडर एज था, मैं उनके कमरे में ये 3 साउथ एवेन्यू में क्या मैंने कहा कि पूछे कहा है अलबड़ा, तो हम चुनाव लड़े के बाद तो लोग को इससे कि देखा रूडिया के कहता चुनाव लड़ी तो उम्र का घेरला, तो उम्र 23.5 में, तो चुनाव कैसे बोले वोटर लिस्ट में हम एज बढ़ा के ही नहीं है। And then he laughed at me that look, he wants to contest election and he's telling it to me कि मैं वोटर लिस्ट में नाम हम बढ़ा के आ रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं, and that is how it began. And he gave me a ticket, मुझे 2,900 रुपये बताया और वहीं से शुरुआत होकर आज देश के राजनीति तक। ज्यादा फोन किस लिए आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एंट्री के लिए या पॉलिटिकल जुगाड़ के लिए? मैं फोन उठाता ही नहीं हूँ, सबसे बड़ा कंप्लेन मेरे खिलाफ इस बात का है। ये बदली है आपने, पहले आप ठीक थे फोन पर, अब आप ऐसे करने और चुनाव हार जाते थे। बिहार के सड़कों पर गाड़ी चलाना या दिल्ली की सियासत, ज्यादा टेढ़ा कौन सा है? मुझे दोनों नहीं आता, आजकल मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, सियासत से तो मैं बाहर ही हूँ। If Bihar had a tagline, first would be brand Modi, फिर brand Nitish, of course brand Rudy. I have to be careful what I say. नहीं, मैं बहुत छोटा नेता हूँ बिहार का, इसलिए 3 साल से चल रहा है, किसी के नज़र में नहीं है, अब सबके नज़र में आने लगा है। भाई हमारी कामयाबी तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर छिप जाता है ना, मैं बीजेपी का हूँ तो वो सब वहाँ चला जाता है, इसलिए ठीक है। राजपूतों का कोई गारंटर नहीं था, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जब तक हमारा गारंटर नहीं तब तक हमारा वोट नहीं, तो मैं उनको संभाल रहा हूँ। One word for these personalities, संजीव बालियान। A good human being, I hope so remains one and does not get carried away the people who used him. And such people in politics who use others, they are disaster. And we should always be careful. He got used. क्योंकि जो चुनाव लड़वा रहे थे उनको मेरे खिलाफ मैंने चुनौती दिया था कि आप मेरे सीधा क्यों नहीं लड़ लेते, ये दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले लोग मुझे पसंद हैं। छपरा देश का एक सबसे खूबसूरत नॉवेल है। पॉलिटिक्स, अपराध, डर, डॉन्स, माफियाज, तो सीरीज पूरी बन जाएगी नेटफ्लिक्स टाइप वाली। आप कोई पंचायत टाइप वाली सीरीज। पंचायत तो अच्छा है, खाकी भी अच्छा है, मेरा स्क्रिप्ट सबसे अच्छा है। वन वर्ड फॉर दीस पर्सनालिटीज, प्रशांत किशोर। जिस दिन से वो कास्ट बोलने लगेंगे ना, बिहार के नेता हो जाएंगे। यही गलती तो मैंने शुरू में की थी, और जिस दिन से लोगों को मैं बताने लगा खुल करके कि मैं ठाकुर हूँ, पॉलिटिक्स सुधरने लगा। बिहार अभी भी वही है। नरेंद्र मोदी जी अल्टीमेट, अमित शाह, a thoughtful man, a very positive man, a very caring man. बड़े चैनलों पर अंग्रेजी बोलने के कारण नेता का छवि बिगड़ जाता है, और खास करके बिहार के नेता का छवि, तो आपका भी छवि बिगड़ा हुआ है। मेरा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले के बारे में जब हिंदी कोई बोलते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे मेहमान एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों एंड पन इंटेंडेड सर से लेकर सियासत की गलियों तक अपनी मेहनत और जुनून से अलग पहचान बनाई है। अर्थशास्त्र और कानून की डिग्री के साथ साथ वे भारत के पहले सांसद हैं जो कमर्शियल पायलट भी हैं। राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट को उड़ाने का हुनर उन्हें और भी खास बनाता है। राजनीति में उनका सफर युवावस्था से शुरू हुआ। बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। स्वागत करना चाहूंगी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी का मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना। आप मुझे नहीं पता था कि आप हिंदी इतनी अच्छी बोलती हैं। हिंदी अब तो... वो आपके 20 साल का जो करियर था ना अंग्रेजी चैनल पर, उसने मेरे दिमाग में, जैसे मेरे बारे में भी लोग राजनीति में अंग्रेजी बोलने वाला शहरी नेता बोलते हैं, तो मेरे परसेप्शन मेरे बारे में ये है, जबकि मैं 30 साल से ऐसे जगह से चुनाव जीतता हूँ और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, वहीं रहता हूँ,
लेकिन बड़े बड़े चैनलों पर अंग्रेजी बोलने के कारण नेता का छवि बिगड़ जाता है, और खास करके बिहार के नेता का छवि तो बहुत ही बिगड़ जाता है। तो आपका भी छवि बिगड़ा हुआ है। मेरा बिगड़ा हुआ क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले के बारे में जब हिंदी कोई बोलते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं ये हिंदी पत्रकारिता कर सकती है, पर कोशिश है सर। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है और करते रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। जी, थैंक यू सो मच। शुरुआत इस पॉडकास्ट की आपको बधाई देकर करना चाहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव आपने जीता है सर। सवाल ये है कि इस बार इतना चर्चा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव रहा, ये तो हमेशा होता, आप पहले भी जीतते आए। इस बार ऐसा क्या हुआ जो हर कोई, it was in the newspapers, it was everywhere. I'm happy for those who are going to contest in the future that it is going to be एक ऐसा जगह है जहां चुनाव की चर्चा हर बार होगी। Okay. लेकिन इतनी बड़ी चुनाव की चर्चा शायद अब कभी नहीं होगी। और लोगों ने पूछा रूडी जी क्या हुआ? कहते हैं कि भाई आप 25 साल से हैं। तो मैंने कहा मेरी गलती एक ही है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गांव की महिलाएं एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा भगवान रखती हैं, पूजती हैं, फिर गांव के उस पेड़ के चारों तरफ बद्धी बांधती हैं। फिर गांव के लोग कहते हैं कि जगह बड़ा अच्छा है, जरा एक आदमी गांव से चुना जाए, इसको सजा दे, मंदिर बना दे। तो एक अच्छे भले आदमी को गांव का जो कमिटेड है उसको बुला के लाते हैं और कहते हैं कि भाई इसको, तो वो पहले चबूतरा बनाता है, फिर दीवार बनाता है, फिर उसके मंदिर का छोटा सा मंदिर बनाता है, फिर लाउड स्पीकर लगाता है और फिर सजाता है, और उसके बाद उसमें दान पेटी रखता है। फिर गांव के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, फिर वो मंदिर जम जाता है। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये रोज सुबह आता है, इसका बहारन करता है, ये करता है। थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कहानी भी इसी प्रकार से है। किसी को याद नहीं है कि बाल योगी जी जब स्पीकर थे उन्होंने बुला के कहा कि रूडी जी कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। दिस वाज व्हेन? This is 1999. This is 1999. Yes, when I came to Parliament before I became the minister. So I was made on a piece of paper. Then no one knew this existed in Curzon Road Apartments, Barracks. Moved to 1965 in the VP House. Okay. And from VP House, it was there, but it was just a nominal place where no one used to come and. तो मुझे दिया, मैंने उस पर, when I became a minister as a civil aviation minister, I was still looking after it. No one has talked about it. No, we didn't even know. Then, after 2004, we lost the elections. I continued. During my tenure as a civil aviation minister, I requested the speaker, sir, let's form a society. Let's give it a structure. So I got it registered in the Societies Registration Act, where Anand Kumar was the urban development minister. And the signatories are many people like him, the union ministers. फिर वो बन गया, तो देन ऑडिट मैंने शुरू करवा दिया। ऑडिट के ये 2002-03 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा इसके रूल्स में हमने लिखा है कि चुनाव होना चाहिए, तो फिर चुनाव कंडक्ट कैसे होगा? तो 4 साल में लगा रहा, कानून बनाते रहा कि चुनाव ऐसे कंडक्ट होना चाहिए, वैसे कंडक्ट होना चाहिए। सोमनाथ चैटर्जी उस समय स्पीकर थे, उनके पास लेके गया, 3 महीने तक वो लिखते रहे, कमेंट्स लिखते रहे फाइल पर कि ऐसे चुनाव हो। फाइनली द इलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्शन वाज नोटिफाइड। और 2009 में पहला चुनाव हुआ, वो भी मैंने ही ऑर्गेनाइज किया चुनाव। अच्छा, ओके। तो उस समय सब सांसद जो मेरे मित्रों ने कहा कि नहीं, बाकी पद पर तो तुमने चुनाव तो करवा दिया है, बाकी पद पर कोई भी लड़ेगा, इस पद पर कोई नहीं लड़ेगा। ठीक है। तो वो भी मेरे हिस्से में चला आया, बड़े लंबे दिनों तक कब्जा करके बैठा था। फिर आगे 2019 आया, तो उस समय भी चुनाव लड़ने बहुत लोग आए। स्वेच्छा से रामनाथ कोविंद जी जो भारत के राष्ट्रपति बने वो भी चुनाव लड़ने आए, विजय गोयल जो भारत के मंत्री थे वो भी लड़ने आए। उस दिन भी किसी ने लड़ने आए आपके सामने? नहीं, मेरे पैनल के खिलाफ। लेकिन उन लोगों में भी इतनी गरिमा थी कि मेरे खिलाफ उन लोगों ने किसी को फील्ड नहीं किया। गरिमा थी। अच्छा, आपके बाकी पैनल में चुनाव हुआ और फिर से जीत गए। अच्छा। वो फिर और उसके बाद तो देश का सबसे बड़ा जिम बना, सबसे खूबसूरत स्विमिंग पूल बनाया, सबसे बढ़िया कैफे बनाया, उसमें रेस्टोरेंट्स बनाए, उसमें कॉफी बिलियर्ड्स रूम बनाया, उसमें सोना बनाया, उसमें स्टीम बनाया, बिना सरकार के 1 रुपये के कैश के मदद का। ठीक है। अब मंदिर तो सज गया है, दान पेटी में भी पैसे आ गए हैं। तो उस गांव के कुछ लोगों ने कहा कि मामला तो बड़ा जमा दिया है इस आदमी ने, चलो इसको हटाए। तो फिर गांव के बुजुर्गों ने कहा तो फिर चुनाव करा लो। और वो पुराने गांव के लोगों ने सबने मिलकर कहा कि जीतेगा तो यही। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कहानी एक ही है साहब। 4 पोस्ट थे उसमें, बीजेपी का तो मैं जीत ही रहा हूं। तो मेरे बीजेपी के कुछ मित्र हैं, सियाने मित्रों, उन्होंने कहा हटाना है तो इसको हटाना है। देश भर के इट्स एन एंडोर्समेंट, पूरे भारत के सांसदों ने कहा कि तुमने अच्छा काम किया है भाई, रहोगे तुम ही। और पूरे भारतवर्ष के सांसदों ने आके मेरे उस 25 वर्ष के प्रयास को इंडोर्स किया।
मेरे लिए अपने राजनीतिक जीवन में 7 बार लोकसभा राज्यसभा में पहुंचना उतना महत्व नहीं रखता है अब, जब ये सच्चाई है। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि ये गांव के बुजुर्ग कौन हैं जिन्होंने आपको हटाने की प्लानिंग की? नहीं, गांव के बुजुर्ग ने नहीं, गांव के बुजुर्गों ने मिलकर तो मुझे बचा लिया। अच्छा, बचा लिया। हाँ, लेकिन गांव के जो नए लोग, जो भी नए मोटरसाइकिल से निकले हैं, राजनीति के भ्रम में सब अभी पल रहे थे, उन्होंने कहा भाई इस बार हटाओ इसको, राजनीति यहीं से है। ये जो नए लोग, अब कई लोग पॉलिटिक्स में डुबाने के लिए आते हैं, तो अब डुबाने वाले लोगों की बात मैं क्यों कहूं? तो ऐसा है कि जीते आप, हारा यहाँ पर संजीव बालियान, सिर्फ संजीव बालियान हारा या देखिए कुछ लोग और भी हारे उसके साथ। मुझे पता है कि संजीव बालियान ने चुनाव का जो नॉमिनेशन का दिन था वो उस दिन भी नहीं, उसको मिल ही नहीं रहा था कोई। भला आदमी है, मेरा पुराना मित्र है, अब तो खैर वो नहीं कहता है मुझे मित्र, जब से चुनाव लड़ लिया है। लेकिन लोगों ने कहा कि इसके कंधे पर बंदूक रख के, तो किसने बंदूक रखी? सवाल ये, जो लोग डुबाना चाहते हैं। तो कौन है वो लोग जो डुबाना चाहते हैं? अब छोड़िए वो सब, पूरे देश को पता है कि कुछ लोग, और सबसे बड़ी बात हुई कि ऐसे लोगों ने जो पूरे पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, सरकार कंट्रोल करती है, स्पीकर कंट्रोल करते हैं, वो बात तो समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे पार्लियामेंट को आज की स्थिति में कंट्रोल करना चाहते हैं। और शायद मैं इन सब चीज़ों से सहमति नहीं होता हूँ, और शायद लोग भी यही देखते रहते हैं। उन्होंने इस बेचारे भले आदमी को, अब इस भले आदमी के साथ क्या हुआ देखिए, इस भले आदमी के साथ ये हुआ कि कहा ये तो मुजफ्फरनगर का है, ये तो उस मुसलमानों की हत्या के दंगे में इन्वॉल्व था, वो भी विषय इस पर आ गया। फिर उसके बाद कुछ दक्षिण के लोगों ने तय किया, उस व्यक्ति के खिलाफ जो मेरा कैंप है वो भी सांसद है, उसके खिलाफ ये बात हुआ है कि दक्षिण का तो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, वो भी मेरे पक्ष में आ गया, जितने लोग उसके खिलाफ हैं। हाँ। और जो इस बीड़ा को उठाए थे पार्लियामेंट में, हाँ। उस व्यक्ति के खिलाफ तो पूरा पार्लियामेंट खड़ा हो गया ना। और परिणाम हुआ कि जैसे कैसे जो हमारे मित्र हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड का एक एक वोट हम दिलवाएंगे। एक वोट झारखंड का एक सांसद ने नहीं दिया, बिहार का एक एक वोट दिलवाएंगे एक। और अच्छी बात तो ये है, और आई मस्ट अप्रिशिएट सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो डीएमके हो या एआईडीएमके हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब ने मिलकर के एक बड़े अच्छे संस्था को बचाया है। एंड आई एम सो डीपली ऑब्लाइज्ड टू देम कि देश में ऐसा भी हो सकता है। एक छोटी सी संस्था, नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, केयर टेकर राजीव प्रताप, उसके लिए पूरे भारतवर्ष के सांसद आके वोट डाले। देश के गृह मंत्री ने भी मेरे पक्ष में वोट डाला, नड्डा साहब ने भी मेरे पक्ष में वोट डाला, सोनिया जी ने भी डाला, खारगे जी ने, 3 राज्य के गवर्नर आए एडीसी के साथ, उन्होंने डाला। साहब ऐसा चुनाव तो भारत ने देखा ही नहीं था। तो बिल्कुल नहीं देखा, इसीलिए तो पॉडकास्ट की शुरुआत मैंने बोला मेरी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इसी पे थी। पर आपके पार्टी के कुछ बड़े लोग बालियान जी के साथ खड़े थे। बिल्कुल गलत। ये नाम कुछ लोगों ने उसमें वो अपनी हार को जीत बताने के लिए, वो नहीं, वो जबरदस्ती नाम, मेरी भी बातचीत मेरे बड़े अगर बड़े लोग नहीं थे तो कौन से वाले लोग थे? अब उसके बारे में, उनके बारे में सब लोग जानता है, इसलिए उसके बारे में मैं, बड़े लोग नहीं थे पार्टी के, बड़े लोग बिल्कुल नहीं थे, और ये बात बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने उनका नाम इसमें, अब स्वाभाविक है कि आप नाम, कुछ लोगों ने बड़े धृष्टता के साथ, नाम तो जुड़े, नाम बड़े लोग के कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण बड़े लोग के नाम जुड़े, और उन लोगों ने आपके फेवर में वोट डाला। मैं तो कहता हूँ मैं जीता हूं तो मैं आपके फेवर में वोट डाला, उनके बात नहीं मानी, जो लोग षड्यंत्रकारी थे उनकी बात नहीं मानी। अच्छा, अब आप एक बात बताइए राजीव जी, आप नहीं लेंगे नाम, चलिए, आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि आप लेंगे, और आप इतना बोलेंगे वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। मुझे एक बात बताइए, मैं ठाकुर हूँ, ईश्वर की कृपा, पार्टी की कृपा, मेरे मित्रों की कृपा, मैं अंग्रेजी बोलने वाला अब 7 टर्म पार्लियामेंट आ गया हूं, और एक बार विधानसभा। बिहार के राजनीति में इस प्रकार का व्यक्ति जो पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं सही बात करके, मुझे दुख इस बात का है कि जो मेरे खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के दौरान जो प्रचार किया गया था, वो बिल्कुल गलत था। कि मैं 25 साल से मैं लेके बैठा हुआ हूं, मैंने संपत्ति बनाई है, मुझे इस बात का दुख है। और मेरे मित्रों का, जो मेरे पुराने सीनियर्स हैं, जो एक्स एमपीज हैं, खारबेल सोरेन उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, चेन्नई से, पौंडीचेरी से, किसके लिए भारत में लोग अपना टिकट करा के आते हैं। और दुख इस बात का है, शायद मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, इस बार के चुनाव में हमारे एक मित्र ने तो हवाई जहाज
चार्टर करने की सूचना है, चार्टर करके पूर्व सांसदों को ले आए, 5 स्टार में उठाए। अगले बार जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तो नहीं लड़ूंगा, अगले बार जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ेगा उसे करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं लड़ेंगे अगली बार? ये जो प्रथा उन्होंने स्थापित कर दी है हमारे मित्रों ने, हाँ। कि दिल्ली हम पूर्व सांसदों को लाएंगे, उनको 5 स्टार में बैठाएंगे, उनको स्पेशल विमान का टिकट देंगे, उनको चार्टर फ्लाइट से लाएंगे, तो भाई ये अब तो चुनाव का मानक तो स्थापित कर दिया इस बार उन लोगों ने। आगे जिसको लड़ना हो वो लड़े। क्या आपने डिसाइड कर लिया आप नहीं लड़ेंगे? इतने पैसे अब नहीं, वो तो मैं तो इस बार भी तैयार था और मैंने कई अपने मित्रों से पूछा कि भाई आप संभाल लो। मैं कहा नहीं, तुम्हारा काम है, तुम करो, हम लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है, लेकिन दूंगा तो ऐसे आदमी को जिसकी काबिलियत हो कि संस्था को लेके चले। इसे अपने पॉलिटिकल एजेंडा और लियाजनिंग के नेटवर्क का केंद्र बिंदु नहीं बनने दूंगा जब तक मैं इतने समय आप रहे और मैं इस बार जो हुआ उसकी वजह से नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर सो डिसअपॉइंटेड इन एवरीथिंग कि नाउ यू डोंट वांट टू फाइट। अब आप डिसअपॉइंटेड नहीं, समवन डिजर्व्स टू बी देयर, आई हैव सेट इट अप, बट द पर्सन हु वांटेड टू चूज माय पोजीशन, आई डोंट थिंक ही वाज फिट एनफ टू डू इट। If it was someone Sanjeev else, Balyan was not fit enough. I feel he doesn't have a, but he doesn't, he's a good man. बट मुझे नहीं लगा कि वो विषय समझे। वो मुझे ये लड़ाई वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि क्लब को सुधारना है, वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे कि रूडी को हटाना है। इसमें गड़बड़ी हो गई और उनके पीठ पर जो लोग थे उन लोगों ने उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। जो उसके मेंटोर, जिस तरह से वो पूरा अभियान भारत की राजनीति को कंट्रोल करते हैं, उनका चला नहीं इस बार तो और आगे भी नहीं चलेगा। You do have very strong views about what happened. अब ये भी कहा जा रहा था कि ये तो ठाकुर सांसद बनाम गैर ठाकुर सांसद की भी बात हुई, ये बोला गया, इन्होंने इसकी बड़ी चर्चा हुई। अजीब सी बात है। हाँ। अच्छा, मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग ठाकुर हूँ और मैं बिहार से हूँ और लालू यादव जी के खिलाफ मैं पिछले 40 साल से लड़ रहा हूँ। ये भी इंग्लिश स्पीकिंग ठाकुर है जो गांव से जुड़ा हुआ है। एंड आई हैव वन, आई हैव फॉट अगेंस्ट राबड़ी देवी जी के खिलाफ, उनके समधी के खिलाफ, इस बार उनके बेटी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ। इसलिए मेरे क्रेडेंशियल्स पर बहादुरी का कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। तो मैं हूँ और मैं ठाकुर हूँ और मैं वैसा ठाकुर हूँ जो गरीबों के लिए मरता है। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप जाएंगी तो सब कहेगा ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता है। आई एम अ रियल ठाकुर और शायद मेरे बाकी मित्र भी रियल ठाकुर थे, देश भर के हैं। उन लोगों ने कहा कि जब ये कर दिया है इन लोगों ने, अब बताइए इसमें जाट वर्सेस राजपूत की कहानी कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गई भाई? ठाकुर है नॉन ठाकुर हो गई यहाँ पर। हाँ, तो जाट। अब हमने मित्र को कहा, बाल्यान को, कि भाई ऐसा है, देखो मेरे क्षेत्र में कोई छपड़ा में जाट नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र में 2 लाख राजपूत है, क्यों नुकसान कर रहे हो? कल वो राजपूत नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैंने सब उनके मित्रों को कहा क्यों इसको मरवा रहे हो बेचारे को, वहां के राजपूत मेरे नाम पर नाराज हो जाएंगे तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा। इस बार भी हार गया, पिछले बार, इस बार हार गया, तो कष्ट में मत डालो, आगे भी पॉलिटिक्स करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह चलता रहेगा। अब जो लोग पीछे में थे कितना बड़ा नुकसान कर दिया। और मुझे पता है कि मुजफ्फरनगर के राजपूत जो है बलियान साहब से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण बहुत हो गए। दूसरे जाट सांसदों का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब अच्छे लोग हैं, हुडा साहब हैं, दीपिंदर हुडा, भूपिंदर हुडा और भी कई सारे जाट बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड टू मी और मेरे दोस्त हैं, वो सब मेरे शुभचिंतक हैं। अब वो एंगल दे दिया, वो सब भी परेशान। नहीं, वो एंगल तो दिया ही। अब ऐसा है कि ये आपकी और संजीव बालियान के बीच में थी, लेकिन आपकी जीत में भी कांग्रेस को अपनी जीत नजर आई। तो भाई ये तो सवाल, कांग्रेस इतनी खुश हो रही थी कि राजीव प्रसाद रोटी जीत गए। देखिए मेरा भाई ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? आप और भी इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाती जा रही। भाई कांग्रेस पार्टी को भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके पैनल के सदस्य मेरे पैनल में थे। मैं तो बड़ा ऑल पार्टी लेके चल रहा था। ठीक है। तो अगर उनके लोग, उनके पार्टी के लोग वोट देने आए और मैं जीत गया, जो मैं इस पैनल का नंबर 1 था, तो किसी को भी, कोई भी कुछ चुनाव जीता। बीजेपी में भी इतनी खुशी है कि रूडी जीत गए। आप क्या बात कर रही हैं? बीजेपी में बहुत खुशी है कि रूडी जीत गया, आपको अंदाजा नहीं है। ऐसा है? और हाँ जी, बिल्कुल है ऐसा। तो आपकी जीत में राहुल गांधी का कितना योगदान था? देखिए, मैंने सबसे वोट मांगा है। हाँ। मैंने कांग्रेस से मांगा, बीजेपी से मांगा, जेडीयू से मांगा, आरजेडी से मांगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सबसे मैं वोट मांग के आया हूँ। तो मैंने अगर कांग्रेस से भी वोट मांग लिया, इसमें तो कोई चुनाव, कोई सरकार बनाने की बात तो थी नहीं। हर पार्टी के लोगों ने वहां पर और मेरा इनको पता चल गया था कि अगर रूडी हार जाएंगे तो बाकी राजनीतिक पार्टियों का ये लोग एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नोटिस लगा के बैन कर देंगे। ये इनका मैनिफेस्टो था।
मैनिफेस्टो नहीं था तो हो जाता, टिप्पणियां ऐसी थी, इसको नहीं आने देंगे, उसको बंद कर देंगे। अब आप बताइए, हमारे इसमें एक सीनियर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि टैटू उसको अपने स्टाइल से बोले। ये कौन कौन आते हैं भाई जिम में? तो हमने कहा कि भाई टैटू लगा के कौन कौन आते हैं, मुझे क्या पता है। अगली बार से मैं लात बार के निकाल दूंगा, ऐसा सब बोले हमारे माननीय मित्रों ने। तो हमने पता लगाया कि भाई टैटू वाले कौन है। ठीक है, पता चला कि एक सांसद का बेटा है। अब अगर एक सांसद के बेटे के प्रति आप इस तरह का नफरत रख रहे हो और जानने का भी कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये भी किसी का बेटा है, then if this was the manifesto of this group, they had to lose. This was like a written manifesto of the group कि टैटू वाले लोगों भाई आप जबानी कह रहे हो कि वहां पर तो ऐसे लोग आते हैं जो बच्चे आजकल के कुछ भी करते हैं। तो टैटू मतलब why is tattoo banned? I don't understand. No, they said that ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं मेरे जिम में, मेरे बगल में टैटू बना कर आते हैं। हाँ, जिनके शरीर पर टैटू है, हाँ, नहीं आ सकते हैं। और वो एक सीनियर सांसद का बेटा है। तो कैसे आप ऐसे कमेंट्स कर सकते हो? और इसी चीज से बच गए इस बार। किसने ये किसकी बात? अब छोड़िए, अब ये सब जानते हैं, पूरी मीटिंग में इन लोगों ने कहा है, ऐसा थोड़ी ना। और मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं लोगों के पास ये बात जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां की इस चुनाव में कि अपने आप को क्षेत्र के राजनीति में एक्सपोज कीजिए। देश के राजनीति में एक व्यक्ति ने भारत के अच्छे अच्छे लोगों को नेगेटिवली एक्सपोज किया है। दैट इज नॉट डन। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट मेड फॉर दैट। और आज भी मैं तैयार हूं, सबको एकोमोडेट करता हूं। जहां सरकार 1 रुपया नहीं देती है, उस संस्था में हर फैसिलिटी दे रहे हैं। फुटफॉल सांसदों का हार्डली एनी है, एक ब्रांड बना दिया है। और ब्रांड पर आप दूसरों को अपमान करना शुरू कर दिए, दूसरों का तिरस्कार करना शुरू कर दिए। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। आप दूसरे तरफ राजीव प्रताप रूडी को छोड़ के करते। मैं तो अपना चुनाव लड़ता हूँ, यहाँ आता हूँ, पार्लियामेंट में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, जहाज उड़ाता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ ना। हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द पार्टी एंड माय लीडरशिप। व्हाई डू यू वांट टू टारगेट पर्सन लाइक मी? सर्टेन फ्यू पीपल, कुछ लोग आपके पार्टी में आपको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं टारगेट करता है। सब ऐसे ही सब करते हैं, वो सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस पर एक आखिरी सवाल। बारिश आने की संभावना दिख रही है बाहर में। बताइए आगे। इसके भी कुछ मायने निकाल रहे हैं क्या आप? अच्छा मौसम हो रहा है और इतने मोर आपके गार्डन में घूम रहे हैं। आई विश ये इंटरव्यू हम आपके गार्डन में कर सकते हैं, बट बारिश की वजह से अंदर कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल इस पर, एंड देन वी मूव टू द एक्चुअल बिट ऑफ द इंटरव्यू। आप राहुल गांधी से 2 बार मिले, चुनाव के पहले भी मिले, चुनाव के बाद भी मिले, बड़े हंस हंस के मिले। पिक्चर्स जो हैं, इतने हंस हंस के प्यार से आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्लीज बताइए क्या बात है? भैया आप लोग का नेटवर्क, एक तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि हम लोग पार्लियामेंट के भीतर, मैं उनसे कई बार मिला हूँ, और जब मैं पार्लियामेंट के पहले एक दिन वो रुक करके, देखिए आप लोग फोटो खींच लेते हैं और कैप्शन कुछ और लगा देते। एक दिन वो मुझसे मुलाकात हुई, कोई भी मिलता है, नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी जी से मैंने हाथ मिला लिया, ठीक है। तो वो आगे बढ़ गए, लौट के आए कि हाउ इज योर फ्लाइंग गोइंग? आई सेड इट्स गोइंग फैंटास्टिक। बिकॉज इस देश के राजनीति में यू मस्ट रिमेंबर, और इस भारत के राजनीति में वाणिज्यिक विमान उड़ाने वाले, सीपीएल का परिभाषा नहीं, सीपीएल तो बहुत लोग कर सकते हैं। To be a type, CPL क्या होता है? Commercial pilot. Now, commercial pilot license is a basic license, and from there you migrate to become a 320 pilot, Airbus pilot, or a Boeing pilot, and then you fly a big airline. The only person, 2 people in 75 years who have been actual commercial pilot with big airlines. Rahul Gandhi ji was a commander in Indian Airlines, and the second person. And he had moved to 320, which I fly. He was to pick up command before he became the Prime Minister. So he was the only one. Rajiv Gandhi is what you're saying. Yes. You said Rahul. Sorry, Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi. And the second man, and I'm the oldest man in this country. This is an inspiration for the children. People say, what time? They always thought I was a flyer. Never. मैं कभी पायलट नहीं था। मैं पहला भारत का आदमी हूँ जो 50 साल की उम्र में मैंने अपना सीपीएल किया। 50 साल मैं रिकॉर्ड बना के, ओल्डेस्ट मैन इन दिस कंट्री टू गेट अ सीपीएल, मेघना जी, इज राजीव प्रताप रूडी, एंड द सेकेंड ओनली मैन हु हैज गॉट टाइप रेटेड एंड फ्लू इन कमर्शियल। और ये मेरा 16वां वर्ष है। मैंने कभी इसको टॉम नहीं किया, कभी ऐसे दिखाया नहीं, मैं चुपचाप उड़ाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें हैं, दिस इज माई लाइफ, स्मॉल लाइफ, good friends. You bond over that. His father's flying experience and his father being a pilot. उन्होंने पूछा कि how is your flying? I said I'm flying almost.
कई बार हुआ ये है। एक बार की मुलाकात, दूसरी बार कुछ और विषय पर हुआ। दूसरी बार जब मुलाकात हुई, ये सब लोग, तो मैं जा रहा था, तो हमने कहा मैं आई सीक अ मिनट। तो पहले जब मुलाकात हुई तो हमने कहा कि आप लोग को आना चाहिए, ही इज नॉट अ वोटर अनफॉर्चुनेटली, सोनिया जी इज अ वोटर। तो हमने कहा कि हमने प्रियंका जी से भी कहा आप भी वोटर नहीं है, आप प्लीज कॉल मैम टू वोट फॉर मी, ये मैंने रिक्वेस्ट किया। तो मुझे सामने दिखे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने वोट किया था मुझे, हाँ। तो मैंने उनको पर्सनली थैंक कर दिया कि भाई थैंक यू सो मच। वो दृश्य लोगों ने फिर एक कहा, तो उन्होंने शायद कहा कि ओके बीजेपी पीपल ऑल्सो से थैंक यू, तो उन्होंने भी एक कमेंट कर दिया वहाँ। तो पत्रकार सुन रहे थे, तो आई सेड करके एंड देन ही आल्सो सेड कांग्रेचुलेशन। इसके अलावा कोई, आपने क्या जवाब दिया? जैसे थैंक यू करके उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस, मैं जाने लगा। तो मैंने, अब इस पर भी इतनी कहानियां, हम इसमें तो इतनी कहानियां बनाई कि मैं पार्टी छोड़ के उनके पार्टी में मिलने वाला हूँ। कमाल है साहब देश की राजनीति में। पार्लियामेंट में आमने सामने बैठते हैं, मुलाकात होगा, नमस्कार होगा, चाय पानी पिएंगे, बिल्कुल। तो उसमें मेरे पार्टी से ही हमको बाहर करके दूसरी पार्टी में कर दिया। मैं तो यहाँ जीतता रहता हूँ। हम क्योंकि आपके पार्टी के लोग इतने हंस के राहुल गांधी से नहीं मिलते हैं, इसलिए ये सवाल उठा। भाई वो कोई हंसी राह चलते तो मैं, प्रधानमंत्री जी भी क्रॉस करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, खरगे साहब क्रॉस, शरद पवार साहब उस दिन पार्लियामेंट थे, उनको, हम लोग तो इतना संस्कार तो, राजनाथ सिंह जी आते हैं, कोई बाहर के, उस दिन प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं गोवा के, बगल में खड़े थे, कोई नहीं पहचाना, हम उनको हाथ पकड़ के लेके अंदर, इतने सारे लोगों से, गवर्नर्स, एक्स गवर्नर्स, अब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, गोवा के, महाराष्ट्र के गवर्नर, हम लोग के साथ राजनीति की, हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे। तो ये तो वातावरण ही होना चाहिए वह मिलन का, भाई पार्लियामेंट के भीतर वोट डालने जाए, वोट लेने जाए, लेकिन पार्लियामेंट शुड बी अ प्लेस ऑफ बॉनहॉर्न, अच्छा लगे सब लोग। और मैं लोगों को कहता हूँ, नए सांसद पूछते हैं कि रूडी जी आपका क्या एडवाइस है? हम कहें कि 5 साल के लिए आए हो, दोबारा आना मेरिट पर नहीं होता है, दोबारा आना भाग पर होता है, कि मेरे इस आदमी भाग से 7 बार आया है, मेरिट वेरिट कुछ नहीं होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत मेरिटोरियस लोग छूट जाते हैं। और दूसरा, 5 साल आए हो, एक ही पूंजी तुम लेके जाओ, बैठे हो अगल बगल में, कोई आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई कहाँ का है। अब मसूदी साहब जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, वो मेरे लिए वोट डालने आए। हम बोले यहाँ मित्रता बनाओ, ये तुम्हें पूरा राजनीतिक जीवन तुम्हारा कट जाएगा अगर ये 550 लोगों से और 250 राज्यसभा में दोस्ती हो गई, तो खुशी खुशी पूरा राजनीतिक जीवन कट जाएगा। भागो मत, यहाँ मत भागो, वहाँ मत भागो, मेक फ्रेंड्स इन पार्लियामेंट, दिस इज इंडिया and the recognition, and why I were in the Constitution Club, India got me elected, India, भारत ने मुझे जिताया। क्या ये मैसेज आपके अपनी पार्टी के? नहीं, पार्टी तो है ही है, राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी जब से आई है, ऐसा लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट का माहौल बदला है, कि लाइंस ज्यादा डिवाइड हो, वो लोग, हमें तो कभी नहीं दिखा। ये किसके लिए ये मैसेज? नहीं, मैसेज नहीं, हमें कभी दिखा ही नहीं, और किसी ने मना नहीं किया जाकर कि यही तो गलत है। लोग बीजेपी के बारे में बहुत गलत फहमी फैला, किसी ने आके हमको ये नहीं कहा कि रूडी जी आप कांग्रेस के राहुल गांधी से क्यों बात कर रहे थे, आप फलाने से क्यों बात कर रहे थे, आप काम है पूछना। नहीं, ये आप ही लोग करते हैं सब कंफ्यूजन। मुझे किसी ने नहीं कहा, ये परसेप्शन की, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दिल के लोग हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के मिलते हैं, सबसे मुलाकात होती है। ये सब मुझे नहीं उचित लगता है पॉलिटिक्स में, ये इंटरप्रिटेशन इज इनकरेक्ट। ओके, आई टेक योर पॉइंट। अब सर ऐसा है, बिफोर आई गेट टू बिहार एंड अदर एस्पेक्ट्स, अब मैं आपसे 2 सवाल जो थोड़े अहम हैं, और आपसे इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि आप इतने सालों से फ्लाइंग कर रहे हैं, आप अभी भी फ्लाई करते हैं, यू आर एन एक्टिव पायलट। अब आप मुझे बताइए, एयर इंडिया क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट आई, AAIB की रिपोर्ट आई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही थी, उसमें एक लाइन जो हर किसी की अटेंशन कैच कर गई, वो ये थी, कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पायलट एंड द को पायलट, जहां वो एक पायलट दूसरे से पूछता है कि ये स्विच तुमने क्यों बंद कर दी, दूसरा कहता है नहीं मैंने बंद नहीं करी, और उसे वापस ऑन किया जाता है, लेकिन तब तक इट वाज टू लेट, और ये फ्लाइट नीचे जाके क्रैश कर जाती है। यही सम इन टोटल उस 2 लाइन का था, इस कॉन्वर्सेशन पायलट एंड को पायलट। उसके बाद बहुत जगह ये इंटरप्रिटेशन होने लगा कि पायलट ने जानकर, द मेन पायलट, उसने जानकर ये फ्लाइट को गिरा दी। फिर जो लोग उसको नहीं मान रहे थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई ये बोइंग की डिफेक्ट है, और बोइंग अपनी डिफेक्ट छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रही है। स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया में प्लांट हुई कि पायलट सिक था, पायलट डिप्रेस था, इसीलिए उसने ऐसा किया।
आप एक पायलट हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हुआ। फाइनल रिपोर्ट पेंडिंग है, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने काफी कुछ समझा दिया है लोगों को कि क्या हुआ होगा। आपके हिसाब से क्या हुआ? बहुत दुखद, बहुत कठिन। हमने भी शुरू के स्तर में कुछ विश्लेषण दिए थे और बाद में वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। जो भी हम लोगों को तब समझ में आया, किसी पायलट पर उंगली उठाना, अब तो वो है नहीं यहाँ, वो भी गलत है। सच्चाई ये है कि 250 से अधिक लोग मारे गए। सच्चाई ये है कि प्लेन क्रैश हुआ, और सच्चाई ये भी है कि विमानें इसी तरह से आसमान से नहीं गिरती हैं। इस समय कम से कम 800 787 बोइंग पूरी दुनिया में उड़ान भर रही होगी। कुछ तथ्य एआईबी के प्रारंभिक प्रतिवेदन में दिया गया, कुछ तथ्य, कुछ गैप्स हैं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई एम अ पायलट। ठीक है, आई वुड से जो गैप्स हैं रिपोर्ट में जी, द AAIB is obligated to fill up those gaps and come out with the facts whenever they want to do it. ठीक है. But I think the country, the airlines, the pilots, the family members have a right to know what actually happened. And I would not be the right person to make a comment. रोडी सर, मैं आपसे ये सवाल आपसे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपसे एग्जैक्ट जवाब सुनना चाहती हूँ। नहीं, आप एक पायलट हैं, आपकी समझ से क्या हुआ, क्या आप मुझे ये क्योंकि समझ तब तक थी जब तक रिपोर्ट नहीं था। रिपोर्ट आने के बाद एक फैक्चुअल गैप है जिसको इट्स ओनली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन इज द इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी, they should come out and say, because I am no one to fill up that gap without knowing. So can I ask you this question, Rudy sir, कि ये जो बात हुई कि क्या बोइंग के एयरक्राफ्ट में ही डिफेक्ट थी कि फ्यूल का स्विच जो है वो खुद से बंद हो गया और फ्यूल सप्लाई इंजन में गया नहीं? क्या ये बोइंग की एयरक्राफ्ट इम्पॉसिबल, ये फिजिकली भी नहीं हो सकता है। जब तक उसको फिजिकली किया नहीं जाए, अपने आप रिमोटली तो हो ही नहीं सकता है। मतलब यानी कि आप कह रही हैं कि वो फ्यूल सप्लाई बंद हो गया क्योंकि स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि डिफेक्ट था एयरक्राफ्ट में, इसीलिए फ्यूल सप्लाई, इसलिए फ्यूल स्विच बंद हो गया। वो उस तरह का स्विच नहीं होता है, इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो मैकेनिकल डिवाइस इंजन ऑन करने के प्रोसीडियर के साथ है। वो जब तक आप फिजिकली उठा, उसके बाद जो एक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रिगर होता है। ठीक है, और फिर जाके जहां उसको तेल देना है ये करता है। ठीक है, बट ये एक्शन इज अ फिजिकल एक्शन। उस फ्यूल स्विच का ऑन ऑफ करना, स्विच कंट्रोल स्विच फ्रॉम ऑफ टू रन टू ऑफ इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब आपको हाथ से ही करना होगा। हाँ, बाहर का कोई सिस्टम उसको ये नहीं कर सकता है। और कोई एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट उसे खुद से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं कर सकता। वो है ही नहीं, उसका प्रोविजन ही नहीं है। तो किसी ने उसे हाथ से ऑन ऑफ किया? मैं नहीं कह सकता हूँ। This the agency has, the investigating body has to say. I cannot say, I don't know. But this aspect, when the aircraft had taken off, that means the switch was on position. Then at a given point of time, it was again stated by the reports that an attempt was again made to relight it. The question is, between the flight time and when the attempt was made to relight it, what was the position of the switch and how did it come back to off? But sir, ये तो को-पायलट कह रहा है ना कि ये वो तो मैं फिर आप मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं डाल सकता हूँ। क्या ये गलती से ऑफ हो जाए तो ये चीजें गलती से ऑफ हो जाए तो एक ऑफ हो जाएगा ना, दो एक साथ ऑफ थोड़ी ना हो जाएगा। दोनों को फिजिकली लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मतलब ऐसी सिचुएशन, आप पायलट हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि गलती से पायलट ने जब आप अपनी इंजन ऑन कर रहे हैं, यू आर रेडी फॉर द फ्लाइट, टैक्सिंग के लिए आप रेडी कर रहे हैं, जब तक वो तो 36 मिनट तक या 48 मिनट तक टैक्सी कर रहा था अहमदाबाद में, तो उस वक्त फ्यूल सप्लाई होगा ना सर? हाँ, वो तो ऑन पोजीशन में, उसको तो वो ऑन पोजीशन में था। तो वो टेक ऑफ के समय उसको ऑफ किया गया? नहीं, 180 नॉट की स्पीड तक भी गया है वो, और तब ऑफ हुआ है वो। तब उसके बाद पावर लॉस हुआ है। पावर लॉस हुआ, जब सवाल पूछा गया कि क्यों पावर लॉस हुआ है, और पावर लॉस में रैट भी डिप्लॉय हुआ है। रैट तभी डिप्लॉय होगा जब दोनों इंजन बंद होगा, या उसको कमांड ऐसा मिलेगा कि मेरे दोनों इंजन बंद हो गए हैं।
रूडी सर एक सवाल और इस पे, सॉरी मत मतलब मैं खुद उस क्रैश साइट पे थी, बस एक सवाल और, अगर ये टैक्सी 36 मिनट जो मुझे पता है या उससे ज्यादा मिनट तक टैक्सी करता रहा तो फ्यूल सप्लाई था, ठीक है, आप कह रहे हैं एक हाइट तक गया, फ्यूल सप्लाई था, उसके बाद उसे फिजिकली ऑफ किया गया, नहीं तो तब तक तो उड़ ही नहीं सकता था वो, अगर नहीं वो ऑन तो था ही, वो ऑन था, और फिर जब क्रैश भी किया उस समय भी वो ऑन था। सिर्फ रिपोर्ट में एक विषय ये है कि एक बिंदु पर उसको ऑफ से ऑन बीच में किया गया, तो ऑफ सवाल होता है कि वो ऑफ कैसे हुआ? ये सवाल का उत्तर वो दे तो बेटर होगा, हम नहीं दे सकते। और ये आप कह रहे हैं एक टेक्निकल डिफेक्ट नहीं हो नहीं, सकता, बाहर से कोई आसमान से कोई गैजेट से नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है, वो फिजिकल एक्शन है, कंप्यूटर नहीं है वहाँ। तो सर इसका मतलब तो किसी एक पायलट ने इसे किया। अब मैं नहीं, देखिए ये तो आपका अनुमान है ना, मैं उस अनुमान को आपके तक नहीं पहुंचाऊंगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया उन्हीं को पता है, वही बता सकते हैं, और इस पर कोई स्पेकुलेशन उचित नहीं है। ना, उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको इतना सब कुछ कैसे पता होता है विमान के बारे में, स्विच के बारे में? सर वो रिपोर्ट कितनी बार पढ़ी हम लोगों ने, डीजीसीए से बात करी, और खुद मैं गई हुई थी अहमदाबाद, तो ये सवाल जब ये रिपोर्ट आई तो इट वाज ऑलमोस्ट एन एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। सारी इंटरनेशनल मीडिया ने पायलट को ब्लेम कर दिया, ये कह के कि वो डिप्रेस थे, उनकी पूरी बैक स्टोरी, उनके घर में क्या हो रही थी, क्या डिवोर्स हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हिच जस्ट फेल्ट वेरी अनफेयर। इसीलिए डीजीसीए से और एएआईबी से बार बार बात करने की कोशिश हम लोगों ने की, समझने की कि क्या सच्चाई है इसमें। They would not have shared much things. They cannot unless the report is. पर आप जो कह रहे हैं वो नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सब गैप्स हैं जिसको वही लोग बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस मामले को यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर आपने एक और चुनाव जीता है, बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, और ये चुनाव रोहिणी आचार्य के खिलाफ, रोहिणी आचार्य के खिलाफ ये चुनाव जीतना, मेरा सवाल रूडी सर आपसे, कितना मुश्किल था 2024 लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी थी, आपसे लड़ाई लड़ रही थी, और उस वक्त उनके बारे में एक ही बात चर्चा में थी कि भाई अपनी किडनी उन्होंने लालू प्रसाद अपने पिताजी को दी है, ऑफर करी है, वो किडनी रिप्लेसमेंट हुई है लालू प्रसाद जी की, एंड शी इज अ वेरी गुड डॉटर। ऐसी बेटी तो सबको मिले, मेरा तो ऐसा मानना है, ऐसी बेटी तो रोहिणी की तरह बेटी तो सबको मिले, एंड आई थिंक लालू प्रसाद जी इज ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक हर। शी इज यंग, शी गिव हर, एंड शी, और सबको लालू जी की तरह पिता मिले जब, जो इसको अपनी बेटी के प्रति, सब पिता को ऐसे ही होना चाहिए, और लालू जी ने हर ताकत लगाया, और हर ताकत लगाया। लालू जी दो महीना कभी छपड़ा में बैठते नहीं थे, उनको बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ। लालू जी कभी किसी के लिए, तो शायद ईश्वर की कृपा थी, वो गरीब जो मेरे साथ पीठ पर खड़ा रहते हैं, मैं न्याय का प्रतीक हूँ, परिवार, मेरी माँ का आशीर्वाद, आप सब लोगों का गुड विशेस, मेरे वर्कर्स, मेरे छपड़ा के लोग और मेरे सभी वर्ग के लोग, पार्टी, जेडीयू, शायद सब लोगों को लगा कि इसे जीतना ज़रूरी है, तो मैं जीत गया। लेकिन ये भाग्य होता है इतना लंबा अवधि राजनीति में टिका रहना। बिल्कुल। तो लालू जी एक लीडर तो है ही है अपने दल के, भले अब उनके बारे में जो भी चर्चा हम लोग, इस पर चुनाव हो रहा, हम कहे भाई इनका खौफ है, वो सब ठीक है एक तरफ, बट बेटी में भी दम है, वो बेटी में भी दम है, बिल्कुल दम। हराया कैसे आपने? मैं कोई हराया और नहीं होता, समय का सब होता है। कैसे आप कहते हैं, लेकिन आपने उस वक्त भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने कहा एक बार टर्म आ जाते हो, मैं सारे सांसद को कहती हूँ वापस अपनी किस्मत से आओगे। सर किस्मत से क्यों आओगे? काम करोगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आओगे। नहीं, क्यों? काम मेरे यहाँ क्या है कि साहब, बिहार में काम वाम चुनाव के 24 घंटा पहले तक है, फिर चुनाव के दिन जात ही सबको ओवरटेक कर लेता है। तो काम वाम तो सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे अच्छा लगे और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आज तो सारण जिला को लोग बेंचमार्क बनाते हैं डेवलपमेंट का, ब्रिजेस का हाल, गंगा पर 2 ब्रिज, सड़कों की स्थिति थी, बिजली 24 घंटा, भारत का पहला जिला है। मैं गांव में रहता हूं और इस बार मुझे जाने के बाद इतनी खुशी हुई, मेरी माँ अगर जिंदा होती तो कहती, अमनौर जो गांव है बिल्कुल देहात है जिसमें रहता हूं, ठीक है, मेरा घर ऐसे ही बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं गांव में रहता हूं। इस बार मेरा खाना गैस पाइपलाइन, सिलेंडर नहीं था, मेरे देहात के एक गांव में पाइपलाइन से गैस का चूल्हा पहुंच रहा है।
जो दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा। भारत में भी शहरों और शहर के इर्द गिर्द देहात में गैस पाइपलाइन फॉर कुकिंग हो, ये दुनिया में, और इतने बड़े क्षेत्र में 3.5 लाख घर में I am going to establish a Guinness Book of World Record by providing gas connection in a limited area to 3.5 lakh households in next 5 years. Nowhere in the world. I enjoy it. अभी भी इरिगेशन का प्रोजेक्ट अभी भारत सरकार से 5,800 करोड़ का, सड़क के ये वो, आई एम पैशनेट अबाउट इट। लेकिन आखिरकार जात पर बात आ जाती है। वो दिक्कत है, अब क्या करेंगे। हाँ? फिर भी जिता ही दिया हम लोगों ने, तो चलिए बाकी छोड़ो। तो जात पर तो इस बार मैं आई एम प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी। सभी जात के लोगों ने जेडीयू के, बट आई एम प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी दिस एवरी टाइम एंड दिस टाइम आल्सो दे स्टूड बाय लाइक सॉलिड। पूरे राजपूतों का वोट, और उसी कारण आज पूरे बिहार में एक राजपूतों के बीच में एक संवाद गया है कि रूडी जी शायद एक बढ़िया आदमी है, जो शायद हम आने वाले दिनों में हमारे समाज, और इसलिए मैं एक बड़ा सांगा यात्रा चला रहा हूँ बिहार में। ये मैं यात्रा पर आना चाह रही थी। ये यात्रा ये शुरू हो गई है, शुरू होने वाली है, डिटेल्स क्या है यात्रा के? नहीं, मैं बहुत छोटा नेता हूँ बिहार का, इसलिए 3 साल से चल रहा है, किसी के नजर में नहीं है, अब सबके नजर में आने लगा है। 3 साल से यात्रा चल रहा है? अलग अलग किस्म से। मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, बट आई एम नॉट सच एन इम्पोर्टेंट। भाई हमारी कामयाबी तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर छिप जाता है ना, मैं बीजेपी का हूँ तो वो सब वहाँ चला जाता है, इसलिए ठीक है। तो इट्स बहुत बड़ा यात्रा, और बिहार में सब समाज का गारंटर है। Is this a sarcastic comment? नहीं, सब समाज का गारंटर है। जैसे लालू जी यादव समाज के गारंटर हैं, नीतीश जी कुर्मी समाज के गारंटर हैं, और भी लोग का प्यार है उनके प्रति। और उसके बाद चिराग पासवान समाज के गारंटर हैं। तो और आप राजपूतों के गारंटर नहीं? और उसके बाद जीतन राम मांझी सीनियर व्यक्ति, वो माझी समाज के गारंटर हैं। ठीक है। इसी तरह से हर समाज का एक गारंटर है। तो राजपूतों का कोई गारंटर नहीं था। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जब तक हमारा गारंटर नहीं, तब तक हमारा वोट नहीं। तो मैं उनको संभाल रहा हूँ। अच्छा, ये यात्रा के बारे में थोड़ा, ये यात्रा है कि भाई गारंटर तलाश रहे थे लोग, गारंटर मिल गया है। So for the last 3 years, 3 साल से चल रही यात्रा? जी बिल्कुल। कहाँ कवर किया है? Almost every district in the state. Initially I had started, मैंने शुरू किया था विभा में, वो एक जनरल प्लेटफॉर्म था। उसके बाद वीर कुंवर सिंह जयंती पटना में हुआ। पहली बार भारत के इतिहास में कुंवर सिंह के सम्मान में 30,000 फीट से पैरा जंपर्स उनकी तस्वीर लेके गंगा तट पर उतरते हैं। सूर्य किरण के टीम उसको सलामी देती है 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के दिन। ये सब चीज़ें कर करके फिर मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया, और एक पॉजिटिव एनर्जी ला करके मैंने अपने समाज को दिया है। ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी में ये है कि मैं कोई लड़ाई नहीं, हमें इतना मजबूत होना होगा, जो इतिहास कहता है कि मुझे हर गरीब के पीठ पर खड़ा होने की ताकत हो। एंड दैट इज़ द इमेज विच आई वांट टू रिबिल्ड, दैट वी स्टैंड फॉर द लोएस्ट। और ये सांगा यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि मुगलों से लड़ने के लिए राणा सांगा ने सभी छोटे छोटे और सभी राजपूतों को एकत्रित करके लड़ाई लड़ी थी अपने। तो बिहार में भी सभी छोटे छोटे गांव में राजपूतों को एकत्रित करके मैं उनको आने वाले लड़ाई में मजबूत करके, ताकि गरीबों के पीठ पर खड़ा सके और बिहार के विकास में उनकी भूमिका हो सके। तो पिछले 3 साल से जब ये यात्रा चल रही है, और अब तो कोई समय भी नहीं बचा है, 2 महीने में चुनाव है, इंटेंसिफाई कर रहे हैं यात्रा। क्या प्लान है यात्रा की? अभी वो तो भव्य है, कल मैं सिवान में था, भव्य है, वो तो भव्य है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक समाज को मैं पॉजिटिव नेतृत्व देने, कोई तलवार चलाना, कोई गोली चलाना, कोई सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ सब, और पॉजिटिव मेरा एजेंडा। रिस्पांस कैसा है यात्रा का? वो जरा मेरे वीडियो और सोशल मीडिया पर जाइए, फिर आपको तो आप ये लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जाते हैं, या फॉर दैट मैटर तेजस्वी जाते हैं, मतलब बॉम्बार्ड किया जाता है मीडिया को उन सारे विजुअल्स के साथ, वो सारे वीडियोस के साथ, हर स्टिल फोटोज के साथ। क्या डिटेल्स है उस यात्रा की, या फिर जहां पर भी जनसभा कर रहे हैं उसके साथ आपकी तरफ से तो कुछ आता ही नहीं है? नहीं, मैं उतना सक्षम भी नहीं हूँ, और अभी सक्षम की बात अभी नहीं, हमारे यहाँ है। पर कोई गारंटर था नहीं, गारंटर अब आ गया है, तो शायद आने वाले दिनों में आप खुद कैमरा लगाइएगा, क्यों चिंता कर। कितना % वोट है राजपूतों का बिहार में? वही सबसे बड़ी चिंता है। हम लोगों को बता दिया गया कि तुम्हें गिनती कर ली गई है, तुम 3.5% हो, इसलिए तुम्हारा कोई नोटिस है नहीं। 3.5% है, और आप क्या समझ रहे हैं? सबने कह दिया कि तुम तो हो कौन। हाँ, तुम हो कौन, क्योंकि तुम सिर्फ 3.5%। तो फिर हमने कहा कि अब हम हैं कौन, तो इसकी भी बात हम लोग जरा देखें कि हम हैं। आपके हिसाब से आंकड़े गलत है? गलत है, सही है, सब लोग उसी को मान रहे हैं, तो मैं भी मान लेता हूँ। ठीक है।
तो 3.5% का मतलब हो गया 14 करोड़ में 3.5% का मतलब हुआ 40-50 लाख, जो किसी राज्य की आबादी से बड़े होता है, 7 राज्यों की आबादी से। तो हम देखिए सर, कभी 3.5% कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिसाइडर भी हो सकते हैं। तो आपको तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप कितने मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा में कुछ नहीं डिसाइडर करने वाला हूं अभी। इतनी मैच तो आपने कर रखी होगी आज के तारीख में हाँ। 70 विधानसभाओं में या तो हम जीत सकते हैं या जिताने की क्षमता रखते हैं। बस मैं इसी आंसर पर आ रहा क्वेश्चन ये सही फ्रेम कर रही थी कि 70 ऑन 7 आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं 70 विधानसभाओं को। 3.5% इतनी पॉपुलेशन के इतनी मेरी काबिलियत नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस कर दूं। एक एनालिसिस है ये। तैयारी क्या है फिर इन 70 सीटों की? भाई गारंटर की तलाश थी, तो गारंटर अगर उनको मिल जाएगा तो सब सीटों तो पर आप अच्छा है। अब आ गए गारंटर? पता नहीं वो लोग माने हैं कि नहीं माने, वही पता लगा रहा हूं। वो माने या नहीं माने, या बीजेपी माने या नहीं मानी? सर जरा बीजेपी क्लियर तो हो जाए। देखिए, मैं जहां तक खड़ा हूं आज, हाँ। ये सब बीजेपी के कारण है। अगर बीजेपी ने मुझे नहीं टिकट दिया होता, कैलाशपति मिश्रा ने टिकट नहीं दिया होता, वाजपेयी जी ने अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया होता, और मोदी जी ने अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया होता, तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ तक पहुँचता? पार्टी की बड़ी, संघ के लोगों की बड़ी कृपा है, परिवार की बहुत चीज़ों की, लाइफ गोज ऑन। नीतीश जी को अभी भी आप लोग चेहरा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है? अपॉलॉजीज फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चन दिस वे, बट जितनी तस्वीरें हम लोग ने पिछले 6-8 साल में देखी हैं, है ना, नीतीश जी की प्रॉब्लम्स अब दिखती हैं कैमरा पर। अब ये बात माननी पड़ेगी कि नीड्स हेल्प, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है उनको, उसके बाद भी बीजेपी उनको चेहरा बनाकर बैठी हुई है। देखिए, मैं स्पष्ट आप मुझे पहले बताइए, इसका नुकसान होगा कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं नेता हूँ बिहार का, मैं बता रहा हूँ, उस मान लीजिए। कह सकते क्या हैं, थे, ये भी सही है। नहीं ठीक है, रहेंगे कैसे कह सकते हैं, ये भी सही है, रहेंगे। ये आपका अनुमान है? हमारी आस्था है, बिहार के लोगों की आस्था है, उसको आप चुनौती नहीं दे सकती हैं। अब उनके स्वास्थ्य के बारे में आइए, एकदम स्वस्थ है, थोड़ा उम्र के साथ थोड़ा बहुत होता है, स्वस्थ है। आपको नहीं लगता होगा शासन अच्छा चल रहा है, प्रशासन अच्छा चल रहा है, अच्छा, इकबाल और है। आपको सारे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हो रखी है बिहार में, हॉस्पिटल में घुसकर सीसीटीवी कैमरा के सामने 5-5 लड़के गोली मारकर बाहर आ जाते, आराम से टहलते हुए जाते, आप कहते हैं कि सब ठीक है सर। यहाँ पर तो मैं आपसे डिफर करूंगी, मैं भी बिहारी हूँ, यहाँ मैं डिफर करूंगी रूडी सर आपसे, अगर आप ये कह रहे हैं कि शासन सब ठीक चल रहा है। Let's I know what crime you are talking. हाँ, For me, these are दिल्ली के शहर में निर्भया। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली शहर जैसा जो राजधानी है, वो तो एक इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम आर अनएक्सेप्टेबल। इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम व्हाट अफेक्ट्स द सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइज्ड। बिहार में कोई माफिया नहीं है, बिहार में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, बिहार में कोई ऐसा नहीं है कि सामाजिक तनाव है, हिंदू मुस्लिम में रोज गोलियां चल रही हैं, हम उससे चिंतित हैं। Crime individually are always, they are all getting detected. Criminals cannot be controlled simply by saying that there are law and order. Law and order prevails, और बिहार में आजकल दूसरे प्रकार का क्राइम है, जो जमीन का भाव बिहार के विकास के बाद इतना बढ़ा है। 80% of such crimes have link to properties. Which will be there is a report on this. ठीक है, लिंक टू प्रॉपर्टीज भी हो, लेकिन क्राइम हो रही है। बिहार बिल्कुल ही। आप डिफेंड करना चाहते हैं? नहीं, डिफेंड नहीं, आप आके तो देखिए, रात के 2 बजे तक भी लड़के लड़कियां सड़क पर मिल जाएंगी आपको। बिहार हैज चेंज्ड। बिहार के बारे में जो भी परसेप्शन है उसको बदल दीजिए। बिहार बदला हुआ है, बिहार टेक ऑफ पॉइंट पर है, और इस बार बिहार के लिए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होगी नीतीश कुमार के नेतृत्व। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या बोला आपने, क्या शुरुआत होगी बिहार के लिए? हाँ। इस बार की सरकार की स्थापना के बाद स्वर्णिम काल का प्रारंभ होगा। बिहार इज एट अ टेक ऑफ पॉइंट। तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार स्वर्णिम काल का मतलब है कि बहुत अच्छा है, अब तो सिर्फ इसको और सजाना है, एंड दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट। बहुत बढ़िया है साहब। आप कंपेयर कीजिए बिहार जो 2020। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उनका ऐसा कहना है, जो बिहार को क्लोजली देखते हैं,
अभी थोड़ा समय मैं लूंगी सर का, अभी आप घड़ी मत देखिए, मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं आप, है ना। अब कोई बात नहीं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, दे विल वेट फॉर यू। अब आप मुझे एक बात बताइए, द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इस बार तेजस्वी आप लोगों को अभी तक की सबसे सीरियस चैलेंज दे रहे हैं। मैं मुझे नहीं पता, मैंने अभी उतना समय नहीं बताया है बिहार में, आप बताइए क्या हालचाल है। देखिए, हम मानते हैं कि तेजस्वी जी एक जाति के बड़े नेता हैं और उनकी जाति और मुसलमानों का वोट मिला के 30% बनता है, जो बहुत बड़ा बेस वोट है। और इधर भी सभी पार्टियों को मिला के 30% पहुंचना पाता है, लेकिन उनका 30% वोट हर विधानसभा क्षेत्र में सीमित पॉकेट में है और इसीलिए वो 60-70 पर अटकते हैं। हमारी प्रेजेंस जो एनडीए की प्रेजेंस है अक्रॉस द स्टेट है, सो दैट गिव्स अस अ ग्रेटर रीजन ऑफ आवर स्टैंडिंग फार हेड। और बिहार में कोई विरोध नहीं है नीतीश कुमार के प्रति, बिहार में कोई विरोध नहीं है। बिहार में एक होता है नफरत हो, विरोध हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो, नीतीश कुमार के प्रति एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मैं आपसे ना बहुत 2 सवाल सिर्फ करूंगी, छोटी सी आपकी शुरुआत जो पॉलिटिकल एरिया में, पॉलिटिकल स्पेस में आपकी शुरुआत हुई, 2 सवाल करूंगी, विल डू द रैपिड फायर एंड विल रैप इट अप, आई विल टेक योर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये लोग बताते हैं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैंपेन मैनेजर के तौर पे हुई थी चंडीगढ़ में, हरमोहन धवन जिस इनोवेशन मिनिस्टर में यूनिवर्सिटी में एक नेता था। मुलाकात आपकी चंद्रशेखर जी से वहीं पर हुई थी। बचपन से मैं छात्र राजनीति में पंजाब विश्वविद्यालय में 5 बजे सुबह अमृतसर जो ट्रेन आती थी हावड़ा अमृतसर से रिसीव करने जाता, वो देखते इतने सारे छोटा सा बिहार का लड़का इतने सारे सरदार साहब के साथ कैसे खड़ा रहता है, and he used to like me and that my political grooming starts from there. तो आज के दौर में चंद्रशेखर जी को कैसे याद करते हैं रूडी? He is a part of my life. Every room in my house, everywhere he is there. So I have imbibed his way of life in a small way. बड़े दिल के आदमी थे बहुत। तो राजनीतिक शुचिता के पर्याय माने जाते थे चंद्रशेखर जी। आप, अगर मैं आपसे कहूं रूडी जी कि आपकी एकाध कुछ याद आप हमसे चंद्रशेखर जी की अगर साझा करें, 2 यादें ऐसी जो आप मैं अंडर एज था, मैं उनके कमरे में, ये 3 साउथ एवेन्यू में, क्या मैंने कहा कि पूछे काहे अलबड़ा, तो हम चुनाव लड़े के बाद तो लोग को इससे कि देखा रूडिया के कहता चुनाव लड़ी तो उम्र का घेरला, तो उम्र 23.5 में, तो चुनाव कैसे, तो बोले वोटर लिस्ट में हम एज बढ़ा के ही नहीं है। And then he laughed at me that look, he wants to contest election and he's telling it to me कि मैं वोटर लिस्ट में नाम हम बढ़ा के आ रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं, and that is how it began. And he gave me a ticket, मुझे 2,900 वोट आया और वहीं से शुरुआत होके आज देश के राजनीति में पहुंचा। और एक कोई याद हो आपकी, आप बताना चाहें? बहुत सारी हैं उनका। तो His son is still here, है ना, आपकी पार्टी के ही सांसद है, बैठते हैं उनके साथ, पुरानी बातें याद करते हैं। Are you friends with him? Yeah. I always remind him how his father was, and he should be like his father. अच्छा, that is आप सीख दे रहे हैं उनको? हाँ, नहीं, बताते हैं कि भाई हम तो यहाँ आपके पिताजी के कारण हैं, और मैं इन लोग कहता हूँ कि आप सबों में पिताजी का कोई गुण नहीं है। हाँ, पर जनता दल से बीजेपी जो आप आए, हाँ, वो बड़ा एक अजीब सी कहानी है वो, और नीतीश जी हमेशा कहते हैं हाँ, मतलब ये इस बदलाव में एक कहानी है। उस समय बिहार पीपल पार्टी मैंने बनाया था, वहाँ का माहौल ठीक नहीं था, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन इत्यादि इत्यादि, मुझे लगा कि यह मामला ठीक नहीं है। फिर हरकिशोर जी ने कहा कि तुम जेडीयू समता पार्टी ज्वाइन कर लो, मैंने समता पार्टी ज्वाइन किया। उस समय विधायक था 1995 में। जॉर्ज फर्नांडिस उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब्दुल गफूर बिहार के अध्यक्ष थे, 3 एमएलए थे, बिहार बटा नहीं था। और अब्दुल गफूर साहब ने कहा कि बिहार में हमको एक ही सीट चाहिए, वो तरैया का जहाँ से एमएलए था। नीतीश जी ने और सब लोगों ने पूरे बिहार में 324 सीटें बांटी, मेरा टिकट काट दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। 1995 का विधायक का चुनाव में, और नीतीश जी अब जब हमको मिलते हैं तो यही कहते हैं, रूडी जी अगर आपका टिकट नहीं कटा होता उस समय तो आप इतना ऊपर पहुंचे होते। सो डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल। तो जब आप निकल रहे थे पार्टी से तो चंद्रशेखर जी ने आपको रोका नहीं? नहीं, पार्टी में चंद्रशेखर जी का तो उस समय तो सब कुछ वो दैट वाज हिज फैग एंड जनता पार्टी समाप्त हो चुका था। मैं तो उस समय तक, उसके बाद तो कोई कन्वर्सेशन उस वक्त नहीं हुई? ऐसा नहीं। बिहार में 90 में वो थे, और रामसुंदर दास उनके, रघुनाथ झा कैंडिडेट थे, रामसुंदर दास भी कैंडिडेट थे, जो लालू यादव पहली बार प्रदेश के, और ये बंटवारे ने चंद्रशेखर जी ने कैंडिडेट फील्ड कर दिया और रामसुंदर दास हार गए।
So I'm a privy to those things which happened in Bihar. The beginning of Lalu Yadav was when I casted my vote against him. So the interesting bit is this कि आप लालू प्रसाद यादव के सामने जब खड़े रहे तो आप हार गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सामने आप जब खड़े रहे रूडी जी, आप तब जीत गए। मैं उस समय भी जीत गया था जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और मैं 6 के 6 विधायक उनके आरजेडी के थे। 2004 में आप लालू से हारे, वो भी एक बड़ी कहानी है। 2009 में आप लालू से हारे। उसके बाद एक बड़ी कहानी है कि भारत के इतिहास में बीपीएससी का क्वेश्चन है, कौन ऐसा चुनाव बिहार का है जो बिना काउंटरमाइंड हुए सभी सीटों पर फिर से चुनाव हुआ भारत के इतिहास में पहली बार। अच्छा, वो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन छपरा। व्हाट हैपेंड इन छपरा देश का एक सबसे खूबसूरत नॉवेल है। पॉलिटिक्स, अपराध, मैनिपुलेशन, डर, भय, लड़ाई, क्या कहते हैं, डॉन्स, माफियाज। हम एक लिखने वाले हैं, मुझसे कोई लिखा है। क्या लिखने वाले? तो जितने अभी चल रहा है ना, पंचायत फेल है, वो एक खाकी फेल है। द स्टोरी विच आई हैव इन माई लाइफ, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लिखो एक स्क्रिप्ट। इट इज गोइंग टू बी द फाइनेस्ट रियल स्क्रिप्ट एवर क्रिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट। छपरा की कहानी, हाँ, उसका जो भी हो वो कहानी कोई नहीं जानता है। और आप जितनी सवाल इतने रिसर्च करके पूछ रही हैं, इसमें बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं। तो आप किताब लिखने वाले हैं, नेटफ्लिक्स को देंगे? मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई लिखे, कोई मिल नहीं लिखे। अच्छा। और क्योंकि वो इसलिए हिट होगा कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, उसको पूरा भारत जानता है। अच्छा, ऐसा, ओके। भाई लालू जी को तो पूरा ठीक है, भारत जानता है। ठीक है। और उसका एक कैरेक्टर जो 40 साल से रहा, उसे थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए मार्केटिंग की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मार्केटिंग की जरूरत, प्लान आप ढूंढ रहे हैं ऑथर को, लिख दे। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन इट। यू रियली वर्किंग? आप चाहते हैं कहानी निकले? मैं आपको रियल टाइम स्टोरीज ऐसा बताऊंगा कि जो रियल टाइम अभी भी हमारे पास उसकी स्क्रिप्ट है, रिकॉर्डिंग्स है। तो एक राजीव देशपांडे हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, व्हेन ही रोट आफ्टर द इलेक्शंस, the caption was, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन था, ऑल ओवर द कंट्री। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, कहने मतलब इट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ। तो सीरीज पूरी बन जाएगी नेटफ्लिक्स टाइप वाली? आप वही कोई बैठ पंचायत टाइप वाली सीरीज? पंचायत तो अच्छा है, खाकी भी अच्छा है, मेरा स्क्रिप्ट सबसे अच्छा हो। आप पंचायत से ज्यादा हिट सीरीज लिखने वाले हैं? लिखने वाले नहीं है, रियलिटी लिखने वाला उसको बनाता कैसे उस पर निर्भर करता है। फैक्ट्स और स्टोरी जो हमारे पास है ज्यादा तगड़ी, रियल टाइम, इसमें इमेजिनेशन 5% भी नहीं है। क्या नाम रखेंगे? अभी सब देखते हैं। द छपरा डायरीज। अच्छा, ठीक है। अब मैं खत्म करूंगी, लेकिन मेरे पास सर मुझे बहुत सवाल छोड़ने पड़ रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं बहुत ही गलत बात है। दूसरे हमें आज बहुत सारा कमिटमेंट है। वेरी बैड। ये कमिटमेंट आपको नहीं करनी थी। मैंने आपसे बहुत लंबे समय से आपसे टाइम मांगा था, आपने नहीं दिया है। बट आई एम नाउ, लेट्स डू द रैपिड फायर। तो दर्शक भी इतनी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मुझे मेरे टीम के एक लोकल लड़के ने, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत घूम कर आया है, उसने ये बताया कि वहां के लोकल लोग ये कहते हैं कि रूडी जी के अगर फ्लाइट पाथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई तो वो फ्लाइट को थोड़ा नीचे करके उड़ाते हैं कि पता चले। ये बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। पटना आगमन के लिए 2 रास्ते हैं, रनवे 25 और 07। 07 में जब उतरना होगा तो बक्सर आरा होते हुए उतर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 25 पर उतरना होगा तो बक्सर के बाद हम गंगा पार करते हैं और छपरा शहर के ऊपर से रडार वेक्टरिंग है और छपरा मुख्यालय के ऊपर से जाता है, ठीक है। उस समय तक रडार कंट्रोलर हमारी ऊंचाई जहाज का 9000 फीट ले आता है, और सोनपुर आते आते वो 3000 फीट पर आता है। तो मैं कह देता हूं लोगों से कि देखिए, मेरा ये संसदीय क्षेत्र है, दाएं तरफ प्रसिद्ध आर्मी मंत्री है, ये पटना का एयरपोर्ट जिसके नाम पर वो सिताब दे रहा है, और बाएं तरफ, दाहिनी तरफ गंगा नदी, बाएं तरफ गंडक नदी पार करके फिर एक बार दाहिने मुड़ेंगे, हाजीपुर शहर के होके बाद गंगा पार करके उतरेंगे। ये तो सच्चाई है भाई, वो तो मैप पर भी दिखता है। क्योंकि लैंडिंग के पहले कुछ अनाउंसमेंट करना होता है तो मैं कर देता हूं, तो सब कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं ले जाता हूं। जबरदस्ती वो उसका फ्लाइट पाथ है, वो फ्लाइट तो वो बेस्ट ऑटोमेटिकली आपको हमको निर्देश देता है ईटीसी कंट्रोलर कि आप 36,000 से 17,000 पर आए, 17,000 से 9,000 के ऊपर कितनी हाइट रहती है, किससे उड़ाते हैं आप? 9,000 फीट के 9,000। और जब हम सोनपुर के पास पहुंचते हैं तो लगभग 3,000 फीट, और उसके बाद रडार हमें कंट्रोल करके 2600 फीट पर लाता है, 2200 फीट पर लाता है, और फिर मैं लैंड करता हूं। तो ये भी तो सच्चाई है ना कि छपरा में नीचे आ जाती है फ्लाइट। वो उसका मार्ग है।
ठीक है, नाउ द रैपिड फायर बिगिंस। सर, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, ये आपने बिल्कुल मुझे समय नहीं दिया है। अच्छा, ये वैसे छपरा में ये शिकायत है खराब सड़कों की, और गलत शिकायत है। जो आदमी छपरा में नहीं रहता है वही छपरा के बारे में लिखता है सोशल मीडिया पर। सड़कें हमारी बिहार की सबसे खूबसूरत है, और छपरा की सड़कें कैसी हैं? सबसे खूबसूरत। जो नहीं गया है वो, ये जो शायद छपरा गया नहीं है कभी, वही देगा। कई लोग छपरा में जो नहीं रहते हैं वो बाहर से बहुत कमेंट्स करते हैं, एक शायद वही व्यक्ति है। आगे नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द रैपिड फायर नाउ। ओके, क्विक आंसर्स यू हैव टू गिव। एयरप्लेन cockpit or parliament seat, which one excites you more? The third one, practicing in the Supreme Court and High Court. Oh, sir, of course. Next. Okay. ज्यादा फोन किस लिए आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एंट्री के लिए या पॉलिटिकल जुगाड़ के लिए? मैं फोन उठाता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ा कंप्लेन मेरे खिलाफ इस बात का है। आगे बढ़िए। हाँ, जैसे हमारी नहीं उठा रहे थे बहुत समय के लिए आपने। सबसे बड़ा कंप्लेन है, लेकिन उसकी व्यवस्था जो मैंने कायम ये बदली है आपने। पहले आप ठीक थे फोन पर, अब आप ऐसे करने लगे और चुनाव हार जाते थे। चलिए आगे पूछिए। ओके, व्हाट्स मोर डिफिकल्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शन और बिहार असेंबली इलेक्शन? इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन ही मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। If Bihar had a tagline like a brand, what would it be? If Bihar had a tagline like a brand. First would be brand Modi, फिर brand Nitish, of course brand Rudy. Okay. I have to be careful what I say. Who is your best friend in parliament? Well, if I had one, I would have said so. All. ठीक है, तो किसको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको पार्लियामेंट में कौन लगता है? बहुत सारे लोगों के बारे में। It will be unfair if I talk about any individual. बहुत सारे का, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो कोई लगता होगा ना कि जिसके लिए अच्छा मैं ये बोल रहा है तो मैं बैठ जाऊं। सबके लिए मैं बैठ जाता हूं, मुझे तो, लेकिन सब लोग मुझे सुनना चाहते हैं, ये खासियत है। चलिए आगे बढ़ जाइए। ओके, ठीक है, लालू प्रसाद के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आया था, बट द पॉलिटिशियन यू फाइंड द मोस्ट ह्यूमरस, द फनीएस्ट? लालू यादव। इवन आई फाइंड हिम दैट वे। पायलट बनना ज्यादा आसान था या संसद में बहस करना? कितना पायलट बनना ज्यादा आसान है या संसद में बहस करना? संसद में बहस करना तो अब वे ऑफ लाइफ है। पायलट बनना भी आज के युग में आसान है। तो बिहार के सड़कों पर गाड़ी चलाना या दिल्ली की सियासत, ज्यादा टेढ़ा कौन सा है? मुझे दोनों नहीं आता। आजकल मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, सियासत से तो मैं बाहर ही हूँ बहुत दिनों से। ठीक है, खत्म कर रहे हैं। लिट्टी चोखा, पूड़ी भुंजिया या सत्तू भर का पराठा? भात दाल तरकारी। कौन सी वाली तरकारी? परवल का भुजिया और घी डाल करके मस करके, वही आज दोपहर में ही खाया मैंने। कोई इंटरसेक्शनल बिहारी। अगर आप पायलट नहीं होते तो क्या होते? तो पायलट नहीं होते तो क्या होते? तो नेता तो था ही, पायलट तो था ही, वकील का भी मैंने डिग्री ले रखी थी, प्रोफेसर हुई। कुछ भी। देखिए सबसे कठिन क्या है, हाँ। which I tell it to my friends and to my children, ये सब उपलब्धि है। सबसे कठिन आज की दुनिया में अच्छा इंसान होना, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अच्छा इंसान बनूं। और जितना मैं तीखा बोल गया किसी के बारे में, वो बोलने का नौबत ना आए, मैं उस तरह से जीना चाहता हूं। नौबत आई इस बार, इसलिए बोला। नहीं तो आप यू आर वेरी पॉलिटिकली करेक्ट सर। आपके पुराने इंटरव्यूज मैंने जितने किए हैं, आप बहुत सोच समझ के बात करते हैं। कुछ हुआ इस बार, जरूर ऐसी कुछ बात हुई होगी जिसकी वजह से आपने बोला है। नॉट लाइक टू बी इनकरेक्ट। आप नहीं मतलब बोलते नहीं हैं लाइफ में, इस लाइफ में लोग इस सब चीज का कोई बड़ा महत्व नहीं। ठीक है, खत्म कर रहे हैं। वन वर्ड फॉर दीज पर्सनालिटीज। संजीव बालियान। A good human being, I hope so, remains one and does not get carried away the people who used him. And such people in politics who use others, they are disaster. And we should always be careful. He got used. क्योंकि जो चुनाव लड़वा रहे थे उनको मेरे खिलाफ मैंने चुनौती दिया था कि आप मेरे सीधा क्यों नहीं लड़ लेते हैं। ये दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। राहुल गांधी। राहुल गांधी। Yeah, Rahul Gandhi. What? He's Sonia Ji's very handsome son. Really? Is that what you think of Rahul Gandhi? He's a fellow parliamentarian. Oh, he does. He's been going around Bihar. People said बिहार घूम रहे हैं। हम कहे यार बहुत उनको तकलीफ हो रही होगी, बिहार इतना डेवलप हो गया। वो तो सोच के कहते कि कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो अच्छी सड़कें हैं, बिजली हैं, होटल हैं। तो he must be very impressed with Bihar by Nitish Kumar's comment. I think this is what I said. तेज प्रताप यादव।
लेकिन अपने पिताजी के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली मतलब पिताजी तो पिताजी थे, मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूँ। आई हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लालू यादव। You have. Yeah, of course. You have. And he also likes me now. Now he likes you, huh? कहे रुडिया बड़ा तंग करेला हमारा, बड़ा तंग करेला। ये कहाँ से कौन सी अंग्रेजी बोलत बोलत सबके उल्टा पढ़ा देवेला। So he talks like that to me. But he's lived his life. You also seem to have a lot of respect for him. I lived his life. He has been a legacy. He'll always remain. Yeah. Though we will not let him win the elections in Bihar. You will not let him win the elections. Prashant Kishore. पॉलिटिकल प्रोबेशन उनका चल रहा है, वो कंसल्टेंसी से पॉलिटिक्स में है, तो प्रोबेशनल पीरियड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रोबेशनल पीरियड है, क्यों प्रशांत किशोर चलेंगे नहीं? अभी मेरा मानना है कि अभी थोड़ा और, क्योंकि बिहार के लोग बहुत चालाक हैं। आप कास्ट कहते हैं, मैं प्रशांत किशोर से बार बार कास्ट पूछती हूँ तो फिर वो मुझे बिल्कुल अरिथमेटिक पे ले आते हैं और फिर मैं बता दूं, जिस दिन वो अपना कास्ट बोलने लगेंगे ना, उस दिन से बिहार के जिस दिन से वो कास्ट बोलने लगेंगे ना, बिहार के नेता हो जाएंगे। यही गलती तो मैंने शुरू में की थी, और जिस दिन से लोगों को मैं बताने लगा खुल करके कि मैं ठाकुर हूँ, पॉलिटिक्स सुधरने लगा। बिहार अभी भी वही है। तो मैं वो नहीं मानते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि इस बार तो ये बड़ा सिद्धांतिक विषय है। 1-2 बार के बाद हम बात करेंगे उनसे। अभी तो नरेंद्र मोदी जी, अल्टीमेट। तेजस्वी यादव, you said Tej Pratap, I said. Oh, Tej Pratap. I said Tej Pratap and you said that, and I was surprised कि आप Tej Pratap के लिए कह रहे हैं। अब वो जवाब तेजस्वी के लिए था। हाँ, वो Tej Pratap is a maverick. Actually, I've never met him. I don't know him, but I met Tejasvi, and ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में होते हैं। Okay. Happy go lucky man. मतलब ये बहुत, और but he cannot be his father, I can tell you. He can't be his father. And if he cannot be his father, he cannot win the elections in Bihar. He can't be. All right. आप घूम फिर के इलेक्शन पे आ रहे हैं finally, अमित शाह। A thoughtful man, a very positive man, a very caring man. और जो कहते हैं वो उस पर डटे रहते हैं। He doesn't flip flop, and that is what I like about him. And he's very clear in his mind what he wants and how he wants. What is his determination? And I believe when I see him, he's a firm believer in destiny. So he wants to do whatever he feels is correct. And I think that is correct. Are you also a firm believer in destiny? Firm. 100%. I live in destiny. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you so much for your time, sir. Thank you.